कल जहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ था, आज हम वहीं से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने बेटा जो एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे वो पहले 15 एमसीक्यूज़ थे फार्माकोग्नोसी के पेपर के, जो कि 2022 में आया था। और आज हम जो रिमेनिंग 15 एमसीक्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी के। ठीक है जी। तो बेटा एमसीक्यूज़ नंबर 16 से हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं कि एमसीक्यूज़ नंबर 16 क्या है और किस तरह से है ये। जी बेटा, क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लास ऑफ एंजाइम। मतलब ये देखना है कि इनमें से वो कौन सा है जो कि एंजाइम से ताल्लुक नहीं रखता। बेटा एंजाइम है ना, एंजाइम, उनके लिए हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं और वो आता है ASE, एज। मतलब जो एंजाइम होगा ना बेटा, उसके एंड पर हमेशा एज का वर्ड आएगा, ASE, एज। और अगर हम गौर से देखें तो यहां पे देखें, पहला ऑप्शन है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज के एंड पर आप देखें ASE वर्ड आया हुआ है। तीसरा अगर देखें तो ट्रांसफेरेज है, इसमें भी देखें तो ASE वर्ड है। और डी ऑप्शन में देखें तो रिडक्टेज है, इसमें भी वर्ड ASE है। इसका मतलब जो आपके पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है ना, दैट बिलोंग्स टू एंजाइम। लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है, इसमें ASE का वर्ड नहीं आ रहा, तो हम इसको एंजाइम नहीं कहेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास बी है। हाँ, एक एंजाइम ऐसा भी है, सिर्फ एक एंजाइम जिसके एंड पर ASE का वर्ड नहीं आता, और वो है बेटा, वो अगर हम बात करें तो बेटे वो हमारे पास एंजाइम है जी, राइबोजाइम। यहाँ पे आपको नाम भी लिख देता हूँ मैं इसका। बेटे क्या नाम है जी इसका? राइबोजाइम। ये एंजाइम ऐसा है जिसके एंड पे ASE का वर्ड नहीं आता। बाकी जितने भी एंजाइम हैं उन सबके एंड पे ASE का वर्ड आता है। ठीक है जी, उम्मीद है ये MCQs आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब आते हैं बेटा हम MCQs नंबर 17 की तरफ। जी, MCQs नंबर 17 में अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट डिजिटैलिस इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्रूड ड्रग। देखें बेटा, डिजिटैलिस पौधा एक है जिसको हम डिजिटैलिस लानाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके लीफ इस्तेमाल करते हैं। इसके लीफ में एक ग्लाइकोसाइड होता है। ठीक है, और वो ग्लाइकोसाइड जो है कार्डियोटॉनिक है। कार्डियोटॉनिक से मुराद ये है कि जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है। तो बेटा याद रखिएगा, जो प्लांट है डिजिटैलिस लानाटा, उससे क्रूड ड्रग जिसको हम डिजिटैलिस कहते हैं वो हासिल होती है। वो बेसिकली तौर पे पत्तों की शक्ल में होती है। और ये जो ग्लाइकोसाइड है ये लीफ में ही पाया जाता है, वुड में भी नहीं होता, बार्क में भी नहीं होता, फ्लावर में भी नहीं होता। और बेटा इसके साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ लीफ के अंदर पाया जाता है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है ना आपके पास बेटे, वो आपके पास बी ऑप्शन बनता है जी। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम आते हैं जी, तो नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी क्वेश्चन नंबर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 18 है। एनी पॉइंट प्रोजेक्टेड और प्रोसेस इन द प्लांट इज नोन एज। देखें जी, ये देखें, ये है स्टेम। समटाइम्स में कुभार सा बन जाता है। ये देखें जी, ये है स्टेम और ये आउट ग्रोथ है। ठीक है, और इस आउट ग्रोथ को हम नाम देते हैं हॉर्नी का। हॉर्नी जो वर्ड है वो हॉर्न से निकला है, और हॉर्न बेसिकली तौर पे जानवर के सींगों को कहते हैं। आपने देखा होगा कि जानवर के सर पे जो सींग निकलते हैं वो बेसिकली तौर पे उसके सर में से पहले जगह फटती है, फिर सींग वहां से उभरते हैं। मतलब पहले उभार बनेगा फिर सींग बनेंगे, इसलिए उसको हॉर्न कहा गया। तो पौधों में भी जब स्टेम के गिर्द इस तरह की बल्जिस आउट मूवमेंट होती है उसको हॉर्नी कहा जाता है।
तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आपके पास बी है। बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ग्रिथी का लफ्जी मतलब क्या है जी? ग्रिथी का लफ्जी मतलब अगर हम देखें तो बेटा ग्रिथी बेसिकली तौर पे कहते हैं भुरभुरी मट्टी को, मड, जो बहुत ही भुरभुरी सी होती है। भुरभुरी से मुराद ये हॉलो हॉलो सी, जैसे आप मट्टी पड़ी होती है उस पर पानी डालते हैं तो मट्टी इकट्ठी हो जाती है, उसको ग्रिटी कहते हैं। अच्छा जी, ग्लॉसी का लफ्जी मतलब क्या होता है? ग्लॉसी का लफ्जी मतलब होता है शाइनी, चमकदार। मतलब कोई भी चीज जो कि चमक रही हो, जब इस पे शेड पड़ेगा, रोशनी पड़ेगी तो वो शाइन करेगी, तो उसको ग्लॉसी कहते हैं। बेटा फ्यूजीफॉर्म किसे कहते हैं? फ्यूजीफॉर्म असल में ऐसी चीज को कहते हैं जिसकी शक्ल बोट नुमा होती है, ऐसे, ये देखें, इसको फ्यूजीफॉर्म कहते हैं। ये ऐसी शक्ल हमारे मसल्स की होती है। और ये कौन से मसल है बेटा? स्केलेटल मसल है। तो स्केलेटल मसल ज्यादातर फ्यूजीफॉर्म के होते हैं, तो लिहाजा इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है ना, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिक्सचर ऑफ लीफ एंड वुड? मतलब कहा गया कि ऐसा मिक्सचर जिसमें लीफ भी हो और वुड भी हो, इसमें कौन सा हो सकता है? देखिए बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेसिडुअस को। डेसिडुअस है सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ लीफ। और डेसिडुअस कब मिलता है बेटा आपको? डेसिडुअस बेसिकली तौर पे आपको मिलता है कि जब खिजा आती है तो खिजा के आने से पत्ते जो हैं वो टूट टूट के ज़मीन पे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जब ज़मीन पे वो पत्ते इकट्ठे होते हैं तो वो जो गंद सी शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसको हम डेसिडुअस का नाम देते हैं। दूसरा जो इसमें वर्ड है ना बेटे, वो है डेब्रिस। अगर हम डेब्रिस की बात करें तो डेब्रिस में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। डेब्रिस में लीव्स भी आ जाते हैं और लीव्स के साथ साथ इसमें बेटा वुड भी आ जाता है, इसको डेब्रिस कहते हैं। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बी बनता है। उसके बाद है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है बेटा? अगर हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो कॉर्टेक्स वैसे तो एक ऐसा वर्ड है जो कि दिमाग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और किडनी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दिमाग और किडनी का तो लीफ से कोई ताल्लुक नहीं है। और डी करंट बेसिकली तौर पे ये है द मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, कि ऐसी मूवमेंट जो कि नीचे की तरफ होती है उसको डी करंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो लिहाजा इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बी बनता है। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है द स्टडी ऑफ ड्रग विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन इज। मतलब जब आप एक ड्रग को स्टडी करते हैं अपनी 5 सेंसेस की मदद से। अब बेटे 5 सेंसेस से मुराद क्या है जी? अगर हम 5 सेंसेस की बात करें तो उसमें नोज सूंघने के लिए आ जाती है, आईज देखने के लिए आ जाते हैं, टंग टेस्ट करने के लिए आ जाती है, हैंड सेंसेशन के लिए आ जाते हैं, और एयर जो है वो सुनने के लिए आ जाते हैं। मतलब इन 5 सेंसेस में हमारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसी इवैल्यूएशन जिसमें ऑर्गन इन्वॉल्व होते हों उसको बेटा हम ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इसमें हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी है, क्योंकि ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन वो होती है कि जिसको आप अपनी 5 सेंसेस की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम द लार्ज सब्सटेंस। मतलब ये है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल था, आपने उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर दिया? तकसीम कर दिया। तो वो कौन सा एंजाइम है जो कि एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तकसीम कर देता है? लाइक दैट देखें जी, आपके पास मिसाल थी यूरिया की। ये देखें, ये है यूरिया। ठीक है, तो जब आप यूरिया को वाटर के साथ ट्रीट करते हो
तो बेटा वाटर इसको ब्रेक कर देगा 2 मॉलिक्यूल अमोनिया में और 1 मॉलिक्यूल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये वाटर को यूरिया के साथ जो रिएक्शन करवा रहा है वो एक एंजाइम है जिसको हम लाइएज का नाम देते हैं। ये लाइएज एंजाइम ही होता है बेटा जो कि एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। ठीक है, इसको लाइएज कहते हैं। अब उसने एग्जाम्पल भी लिख दिया आपको। एग्जाम्पल क्या है? हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। देखें, डी कार्बोक्सिलेज का लफ्जी मतलब क्या है? डी कार्बोक्सिलेज का लफ्जी मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखें जी, मैंने भी एग्जाम्पल आपको यही दी है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया गया। अच्छा, अब जरा देखें, सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज। बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेज तब काम आता जब या तो हम इसमें से हाइड्रोजन निकालते या फिर हम ऑक्सीजन निकालते। हम तो इसमें से क्या निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिहाजा ऑक्सीडो रिडक्टेज का यहां कोई काम बनता नहीं है। तो ए ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास लाइएज है, क्योंकि लाइएज ही है जो अमोनिया को अलग कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन ही है। उसके बाद है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस तब अप्लाई होता जब ये वाटर मॉलिक्यूल इसी अमोनिया के अंदर ऐड हो जाता और वाटर मॉलिक्यूल इसको तोड़ता ना, तब हाइड्रोलाइसिस का काम हो सकता था। और ट्रांसफेरेज तो यहां पे हो ही नहीं सकता क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो लिहाजा इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो बेटा आपके पास बी ऑप्शन है, जिसको हम लाइएज कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 22 जी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लास एज एनाल्जेसिक इन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। वो कौन सा है जो कि एनाल्जेसिक है जी? सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास स्क्विल है। स्क्विल ये सारी की सारी बेटे क्रूड ड्रग है, और क्रूड ड्रग आपको पता है नेचुरल सोर्स से हासिल की हुई ड्रग्स होती हैं, नेचुरल ड्रग्स होती हैं। इनका सिंथेटिक ड्रग से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अगर हम बात करें स्क्विल की, तो स्क्विल बेटा इस्तेमाल होती है SQUILL। ये बेटा इस्तेमाल की जाती है रेस्पिरेटरी डिजीज में, रेस्पिरेटरी डिजीज में। अच्छा, उसके बाद है ओपियम। हाँ जी, ओपियम बेटा, ओपियम बेसिकली तौर पे ओपियम से क्लास एक ड्रग निकाली जाती है, इसको ओपॉइड एनाल्जेसिक कहते हैं। मतलब ओपियम के पास पेन किलर एक्टिविटी है, बाकी में से किसी के पास भी पेन किलर एक्टिविटी नहीं है। और ओपॉइड एनाल्जेसिक में हमारे पास बड़ी मशहूर एक ड्रग है जिसको नेल्बोफिन कहते हैं, नेल्बोफिन, जो कि बेटा किन्स के नाम का एक इंजेक्शन है। किस नाम से आता है? किन्स के नाम से। उसमें आपने इसको पढ़ा होगा। तो इसका मतलब यह है कि बेस्ट ऑप्शन इसमें ओपियम है। जबकि तीसरे नंबर पे बेंजोइन है। बेंजोइन किस में इस्तेमाल करते हैं बेटा? बेंजोइन हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। मतलब अगर आपने किसी पेशेंट को कैंसर का ट्रीटमेंट देना है तो आप उसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बेंजोइन दे सकते हैं। अच्छा, एलो बड़ी मशहूर ड्रग है, एलोवेरा से हासिल होती है। ये किस में इस्तेमाल की जाती है बेटा? ये ज्यादातर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में और उसके साथ साथ प्लस स्किन प्रॉब्लम के लिए हम एलो को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 22 इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका बी है जी। क्वेश्चन नंबर 23 जी। क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या कहता है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास एज द एंटी कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ले जी, जैसा आप क्वेश्चन 2 था ना, बिल्कुल उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। तो उसमें सबसे पहले आपके पास है कुर्ची बार्क। कुर्ची बार्क जो है बेटे वो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखती है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी के साथ साथ ये इस्तेमाल होती है स्टमक पेन में भी, स्टमक पेन में। अच्छा, पोडोफाइलम। हाँ जी, पोडोफाइलम टिपिकली एंटी कैंसर ड्रग है जो कि कैंसर में इस्तेमाल होती है। लोबीलिया की अगर हम बात करें बेटा, तो लोबीलिया बेसिकली तौर पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल की जाती है।
और बेलाडोना की अगर हम बात करें तो बेलाडोना का ताल्लुक बेटा बाउल डिजीज के साथ है। बाउल डिजीज से मुराद ये वो डिजीज होती हैं जिसका ताल्लुक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होता है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन पोडोफाइलम हमारे पास है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द सब्सटेंस रिएक्ट विद द एंजाइम। याद रखना बेटा, एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और फिर ये बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें सबस्ट्रेट है। बाकी जितनी भी चीजें हैं, कोएंजाइम, सब्सटेंस इफेक्टर, ये सब वो चीजें हैं जो एंजाइम का साथ देती हैं कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन इसमें बी बनेगा जी। क्वेश्चन नंबर है जी 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये है, द एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज और एंटीजन। याद रखना बेटा कि सबसे पहले एंटीजन आते हैं, फिर उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं। एंटीबॉडीज खुद ब खुद नहीं बन जाते। याद रखना बेटा, एंटीबॉडीज जो हैं वो किसी ना किसी चीज के बॉडी में एंटर होने से बनते हैं या किसी ना किसी चीज के खिलाफ बनते हैं और ये हमारा इम्यून सिस्टम ही पैदा करता है। तो लिहाजा इसमें बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो हमारे पास बी है, एंटीजन। बाकी चीजें भी आपको बता देता हूं कि बाकी चीजें आपके पास क्या कुछ हैं जी बेटा। अगर हम बाकी चीजों की बात करें तो सबसे पहले है एनोडाइन। एनोडाइन बेसिकली तौर पे क्या होता है, एनोडाइन क्या करता है बेटा, ये एक ड्रग है जो कि रिड्यूस करती है, रिड्यूस पेन बाय नर्वस सिस्टम, कि ये आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है और नर्वस सिस्टम पे अटैक करने के बाद पेन को रिड्यूस कर देती है। मतलब ये बेसिकली तौर पे लोकल एरिया को के पेन को कवर नहीं करती बल्कि दिमाग से पेन को कंट्रोल कर रही होती है। एंटीडोट क्या होते हैं, एंटीडोट बेसिकली तौर पे होते हैं केमिकल यूज अगेंस्ट टॉक्सिन, कि किसी जहर के असर को खत्म करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उसको एंटीडोट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी। क्वेश्चन नंबर है जी 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू द टॉक्सिक मटीरियल ऑफ द एलर्जन व्हेन इट इज इंजेस्टेड बाय आवर बॉडी इट प्रोड्यूस आईजीजी इन रिस्पॉन्स ऑफ एलर्जन। मतलब वो कौन सा है जो कि हमारी बॉडी के अंदर आईजीई एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, तो वो बेटा बेसिकली तौर पे साइटोटॉक्सिक एलर्जन है। और साइटोटॉक्सिक एलर्जन बेसिकली तौर पे ये वो एलर्जन्स होते हैं कि जब ये आपकी बॉडी में एंटर्स होते हैं तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो आपकी बॉडी के ही अगेंस्ट हो जाती हैं, इसलिए इसको साइटोटॉक्सिक एलर्जन का नाम दिया जाता है। बाकी एनाफाइलेक्टिक शॉक, इसमें जो एलर्जन एंटीजेंस जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते और फिजिकल और इन्वायरमेंटल वो भी नहीं पहुंचाते, बल्कि वो तो आपकी बॉडी के लिए लड़ रहे होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें साइटोटॉक्सिक है जी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, द डिले हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन टेक्स द डे। याद रखिएगा, डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कोई स्पेसिफिक नहीं होता, वो बेटा तकरीबन चंद घंटों से लेकर, यानी कि अगर हम बात करें तो फ्यू और से लेकर, ठीक है, और वो बेटा रहता है फ्यू डेज तक। अब अगर हम 1 की बात करें तो 1 डे के लिए तो वो रहता ही नहीं। अच्छा, मोर देन 5, ज़्यादातर तो डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी ऐसी होती है जो कि 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाती है, और फिर उसके बाद है 7 to 8 तक तो बहुत कम जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास 2 और 3 डेज है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है जी 28। Which of the following is a serious life-threatening response that is made by swelling, rashes, low blood pressure and dilated blood vessels? मतलब इसमें हमारे पास वो कौन सा रिस्पॉन्स है जिसमें जिंदगी को नुकसान पहुंच सकता है, जिसमें रैशेज हो जाते हैं,
ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, फूल जाती हैं। ब्लड वेसल फूलेंगी तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है बेटा। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन एनाफाइलेक्टिक एलर्जी है। और एनाफाइलेक्टिक एलर्जी फौरन से होती है और फौरन से क्या हो जाता है, सारा ब्लड उसकी तरफ चला जाता है जो इफेक्टेड एरिया होता है, जिसकी वजह से बीपी डाउन हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन एनाफाइलेक्टिक एलर्जी है जी। क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डीऑक्सी शुगर, कि वो कौन सा टेस्ट है जो कि डीऑक्सी शुगर की अमाउंट को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी बेटा, इसमें अगर हम डीऑक्सी शुगर की बात करें तो बेटा याद रखना किलर किलियानी टेस्ट, जो कि ग्लाइकोसाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ग्लाइकोसाइड में शुगर और नॉन शुगर और शुगर के साथ साथ नॉन शुगर पार्ट दोनों ही शामिल होते हैं, प्लस नॉन शुगर दोनों ही शामिल होते हैं। तो दोनों शामिल होने की वजह से हम किलर किलियानी टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं डीऑक्सी शुगर को फाइंड आउट करने के लिए। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास बी है। ओजोन फॉर्मेशन का इससे ताल्लुक कोई नहीं है। उसके बाद है फरफरल। फरफरल जो टेस्ट है बेटा, ये बेसिकली तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये भी शुगर के लिए होता है। और जो फेलिंग टेस्ट है ये इस्तेमाल किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ठीक है। लेकिन डीऑक्सी के लिए हम किलर किलियानी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट है जी, परकुलेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्टेप। जी बेटा, परकुलेशन के 6 स्टेप हैं। नंबर 1 पहला क्या है, साइज रिडक्शन, कि हम उसको साइज रिडक्शन से मराद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। इम्बाइबेशन, फिर उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, बड़े पार्ट को अलग कर लेते हैं, छोटे पार्ट को अलग कर लेते हैं। फिर उसकी पैकेजिंग करते हैं। फिर हम उसको पैकेजिंग के बाद उसमें से सॉल्वेंट के अंदर उसको भिगो के रख देते हैं। फिर मजीद सॉल्वेंट उसमें डालते हैं और फिर हम उसको प्रेस कर करके सॉल्वेंट को अलग करते हैं। तो ये 6 स्टेप मिलते हैं तो परकुलेशन होती है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास